गोल्ड सिल्वर की कीमत क्रैश हो रही। वॉर के चक्कर में क्या क्या होने वाला है, ईरान अमेरिका युद्ध के बीच गोल्ड सिल्वर गिरते ही जाएंगे या उठेंगे भी, क्या खबर आ रही है, अब इसके बारे में आपको बताता हूं। डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ युद्ध करके खुद को और अमेरिका को तो डुबा ही रहे, लेकिन साथ साथ दुनिया को भी डुबाने में जुटे हैं। उधर युद्ध का एक एक दिन का खर्चा अमेरिका को भारी पड़ रहा है, इधर दुनिया की जेब ढीली होती जा रही है, क्योंकि ईरान वॉर के साथ ही दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल गई है। अगर वॉर ऐसी ही चलती रही तो भीषण चेतावनी अर्थव्यवस्था के लिए आ गई है। भाई कतर ने कह दिया कि वॉर नहीं रुकी तो कुछ ही दिन में खाड़ी देशों से तेल और गैस की दुनिया को सप्लाई रुक जाएगी। अगर खाड़ी देशों से तेल और गैस की सप्लाई रुक गई तो कच्चा तेल 100 नहीं $150 के पार चला जाएगा। अगर यह वॉर कुछ और हफ्ते चल गया तो दुनिया भर की जीडीपी गिरेगी, दुनिया भर की अर्थव्यवस्था तबाह हो जाएगी। अगर कच्चा तेल $150 तक पहुंच गया तो फिर हाहाकार मचेगा। सोना, चांदी, शेयर मार्केट सब पर तगड़ा असर पड़ना तय है। आप शेयर मार्केट को देख लीजिए, वहां पहले से ही हाहाकार मचा हुआ है। जब से ईरान का युद्ध शुरू हुआ है तब से इस हफ्ते में भारत के शेयर मार्केट में 13 लाख करोड़ रुपए डूब चुके हैं। आज ही सेंसेक्स 1100 पॉइंट गिरा, निफ्टी 315 पॉइंट गिरा और मार्केट में एक दिन में 3 लाख करोड़ रुपए डूब गए। शेयर मार्केट का जो हाल है सो तो है ही है, लेकिन चौंकाने वाली बात है कि सोने चांदी के दाम में भी गिरावट है, क्योंकि बहुत ये लोग ये सोच रहे थे कि ईरान अमेरिका का युद्ध शुरू हो गया, अब सोना चांदी के दाम आसमान पर पहुंच जाएंगे, लेकिन वो लोग भी धोखा खा गए। लोग सोच रहे थे कि वॉर होते ही सोने की कीमतों में नया धमाका होगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। लोग सोच रहे थे कि वॉर होते ही चांदी की कीमतें फिर रिकॉर्ड पर पहुंचेंगी, ऐसा भी नहीं हुआ। इनफैक्ट दोनों की कीमतें पिछले 3 दिन से सोना चांदी की कीमत क्रैश हो रही है। सोना चांदी को ऐसा क्या हो गया कि अब तक की वॉर में कोई बहुत बड़ा असर उस पर नहीं पड़ रहा, इनफैक्ट वो गिर रहा है। युद्ध के बावजूद सोने के दामों में क्यों विस्फोट नहीं हुआ? क्योंकि युद्ध होता है, अनिश्चितता आती है तो सोने की कीमत बढ़ती है। यहां उल्टा हो रहा है। वॉर अगर लंबा खिंचा तो फिर सोने चांदी के दाम कहां जाएंगे, क्या होगा, यह सब बताऊं उससे पहले एक झलक देखिए। 28 फरवरी को जब ईरान युद्ध शुरू हुआ तब सबने सोचा था कि अब तो सोना चांदी के दाम फिर से रॉकेट बनेंगे, लेकिन यहां उल्टा हो रहा है, जिसने सबको हैरान कर दिया है। आप देखिए कि पिछले 3 दिनों में अगर आप देखेंगे गोल्ड का रेट, पिछले 3 दिन में गोल्ड का रेट अगर आप देखेंगे, गोल्ड उसकी कीमत ऑलमोस्ट 8,000 गिर गई है। और सिल्वर अगर आप देखिएगा, सिल्वर की कीमत पिछले 3 दिन में 26,000 रुपए। ये दोनों की आपको कीमत बता रहा हूं, दोनों गिरे जा रहे हैं बॉस। इस साल जिस तेजी से सोना चांदी बढ़ा था उसमें ईरान वॉर के बाद तो और दाम बढ़ने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आप देखिए कि इस साल सोने के दाम कितने बढ़े और युद्ध शुरू होने के बाद कितना अंतर आ गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 31 दिसंबर 2025 को 1,33,000 थी, 28 फरवरी को 1,59,000 थी और आज 6 मार्च को ये 1,63,000 रुपए पर है। यानी इस साल सोने की कीमत 30,000 रुपए बढ़ी, जबकि ईरान अमेरिका जंग शुरू होने के बाद सोने की कीमत 4,000 रुपए ही बढ़ी। वहीं 1 किलो चांदी का दाम 31 दिसंबर 2025 में 2,30,000 रुपए पर था, 28 फरवरी को 2,66,000 पर था और आज 2,67,000 रुपए पर है। यानी इस साल चांदी की कीमत करीब 37,000 रुपए बढ़ी है, जबकि जंग शुरू होने के बाद यह कीमत 1,000 रुपए बढ़ी है, क्योंकि बीच में गिर गई इतनी। आशंका यह जताई जा रही है कि ईरान युद्ध के बाद सोने के दाम ऑल टाइम हाई पहुंच जाएंगे। कुछ मार्केट एक्सपर्ट तर्क दे रहे थे, तर्क के साथ दावा कर रहे थे कि अगर युद्ध इसी तरह जारी रहता है तो भारत में सोने के दाम 2 लाख रुपए से भी ऊपर चले जाएंगे। जब भी कोई युद्ध होता है तो दुनिया के हालात बिगड़ते हैं और सोने चांदी के दाम भागते हैं। ईरान और इजराइल के बीच जंग की वजह से मिडिल ईस्ट के हालात पहले ही खराब हो रहे हैं। खासकर दुबई और सऊदी अरब जैसे देशों में व्यापार प्रभावित होना शुरू हो चुका है। भारत में आने वाला करीब 75% सोना मिडिल ईस्ट के इन्हीं देशों से आता है। अगर मिडिल ईस्ट से सप्लाई पर असर पड़ता है तो भारत में सोने की कीमत बढ़ सकती है। भारत दूसरे देशों से भी सोना खरीद सकता है, लेकिन मिडिल ईस्ट से सप्लाई ज्यादा है और रेट भी कम होते हैं। इसलिए अगर सप्लाई कहीं और से लेनी पड़ी तो रेट बिगड़ेंगे और इतनी ज्यादा सप्लाई मिल भी नहीं पाएगी। लेकिन अगर आप सोने चांदी के आज के रेट देखें और सोने चांदी का ऑल टाइम हाई देखें तो बड़ा अंतर है। भाई ऑल टाइम हाई गोल्ड का 1,76,000 जा चुका, जबकि आज का रेट 1,63,000 पर है। और सिल्वर का ऑल टाइम हाई 3,86,000 जा चुका, जबकि आज तो 2,67,000 पे। युद्ध शुरू होने के बाद भी सोने और चांदी के दाम क्यों नहीं बढ़ रहे, अब उसके बारे में आपको बताता हूं। जिस हिसाब से मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना था कि सोने के दाम 1,80,000 या 2 लाख तक पहुंच जाएंगे,
उस हिसाब से सोने चांदी को लेकर वैसा उत्साह नहीं रहा और मार्केट वेट एंड वॉच मोड में चला गया। युद्ध की स्थिति के बावजूद सोने की ग्लोबल कीमतों में $5400 पर ज्यादा मजबूत रेजिस्टेंस मिला, यानी इंटरनेशनल मार्केट में सोना $5400 पर पहुंचते ही बिकना शुरू हो जाता है। वहीं कुछ छोटे देश खुद को बचाने के लिए हथियार और गोला बारूद खरीदने के लिए भी सोना बेच रहे हैं। ऐसे ही एक देश के बारे में आपको बताता हूं जिसकी सरकार ने भर भर के सोना खरीदा था, लेकिन अब युद्ध वाला संकट सामने आ गया तो सोने को बेचकर हथियार खरीदने की तैयारी कर रहा है, और यह देश है पोलैंड। पोलैंड का केंद्रीय बैंक गोल्ड रिजर्व का कुछ हिस्सा बेचने की तैयारी कर रहा है। गोल्ड रिजर्व बेचकर पोलैंड करीब $13 अरब जुटाने की योजना बना रहा है, जबकि पोलैंड पिछले 2 साल में दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड खरीदार देश है। पोलैंड ने 2024 और 2025 में अपने रिजर्व में 100 टन से ज्यादा सोना जोड़ा था। वैसे तो आप देखिए कि जब 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला किया तो करेंसी और इक्विटी मार्केट ने वैसा ही रिएक्ट किया जैसा वो आमतौर पर युद्ध के दौरान करता है। इक्विटी मार्केट गिरने लगा, करेंसी कमजोर हुई और कमोडिटी की कीमत बढ़ गई। इसके तुरंत बाद सोने के दाम भी 2% के आसपास बढ़े और चांदी 1-1.5% बढ़ गया। लेकिन यह उछाल उस जबरदस्त रैली से कम रही जिसका अंदाजा कई इन्वेस्टर्स लगा रहे थे, और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि युद्ध से पहले भी सोना लगातार बढ़ ही रहा था, जिससे सेंट्रल बैंक की खरीदारी और करेंसी की कमजोरी का सपोर्ट मिल रहा था। जब सोने की कीमतें बढ़ी तो ज्यादा ट्रेडर्स ने पहले ही जियोपॉलिटिकल रिस्क का अंदाजा लगा लिया था। फिर तेल ने इन्वेस्टर्स का ध्यान अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया। तेल में तेजी आने पर बहुत सारे इन्वेस्टर्स गोल्ड फ्यूचर्स से क्रूड फ्यूचर्स में चले गए, क्योंकि युद्ध में सोने के मुकाबले तेल की कीमतों पर सप्लाई में रुकावटों पर सीधा असर पड़ता। आप देखिए कि अकेले हॉर्मुज स्ट्रेट में दुनिया की लगभग 20% तेल सप्लाई है, और युद्ध शुरू होने के बाद खाड़ी क्षेत्र में यह एक अहम चोक पॉइंट बन गया है, जिससे तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं तो लोग वहां पैसा लगा रहे हैं। यानी सारा फोकस अभी कच्चे तेल पर है। कच्चे तेल के दाम कहां तक जाएंगे? अगर युद्ध चलता रहा तो क्या ये 150 के पार जाएगा, $150 के? लोग तो वार्निंग दे ही रहे हैं। सोने के दाम तो बढ़ नहीं रहे, लेकिन आप सोचिए कि जिस चांदी ने लोगों का भर भर कर रिटर्न दिया, उस चांदी पर से भी लोगों का भरोसा उठ गया। पिछले साल सोने के मुकाबले चांदी ने इन्वेस्टर्स को ज्यादा मालामाल किया था। चांदी ने 122% रिटर्न दिया, जबकि सोने ने 72%। लेकिन इसके बाद भी लोग चांदी में इन्वेस्ट कम कर रहे हैं। इसकी बड़ी वजह है इसका इंडस्ट्रियल मेटल के तौर पर ज्यादा इस्तेमाल। दुनिया भर में चांदी की लगभग 60% मांग है, और वो इंडस्ट्रियल इस्तेमाल के लिए है। अब जब युद्ध होता है तो ग्लोबल सप्लाई चेन और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए खतरा हो जाता है। ऐसे में इंडस्ट्रियल मंदी की वजह से चांदी की डिमांड में कमी आ सकती है और चांदी के दाम घट रहे हैं। भाई जब कुछ बनिएगा ही नहीं, बेचिएगा नहीं, कैसे बेचिएगा? युद्ध में कौन खरीदेगा, नहीं खरीदेगा? तो भाई उधर चांदी के दाम गिर गए, इधर सोने के गिर गए। और अभी फिलहाल कोई बहुत तूफानी बदलाव आएगा ऐसा एक्सपर्ट नहीं मानते। बाकी आप हमेशा निवेश अपनी सोच समझ के हिसाब से कीजिए। फिलहाल अगला चैप्टर, ममता बनर्जी फुल टेंशन में। ऐसा क्या हो रहा बंगाल में? क्या राष्ट्रपति शासन लगने वाला है? बिहार में बीजेपी जेडीयू की फाइनल डील में किसको क्या मिला? कौन मुख्यमंत्री बनने वाला है? अब इसका चैप्टर। देश की पॉलिटिक्स में बिहार से बंगाल तक ऐसा गजब का सस्पेंस आया है कि लोग पूछ रहे हैं कि बिहार में क्या होने वाला है, बंगाल में क्या होने जा रहा है। बंगाल से तो ऐसी खबर आई जिसे सुनकर ममता बनर्जी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। ये बातें होने लगी कि क्या बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगना है क्या? कल ही देश के 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यपाल और एलजी बदले गए, और इनमें से एक राज्य बंगाल भी था। इसी के बाद से बंगाल में खलबली मची हुई है कि बंगाल में क्या नया खेला होने जा रहा है। ममता बनर्जी अलग टेंशन में। आज आपको बताऊंगा कि राज्यपाल के इस्तीफे के बीच ममता बनर्जी अचानक धरने पर क्यों बैठ गई हैं, और बंगाल में राज्यपाल के इस्तीफे के बाद चुनाव से पहले राष्ट्रपति शासन की चर्चा क्यों होने लगी है। साथ ही बिहार में बीजेपी जेडीयू की फाइनल डील में किसको क्या मिला, वहां कौन मुख्यमंत्री बनने वाला है, बिहार से बंगाल तक क्या पॉलिटिक्स चल रही है वो दिखाऊं, उससे पहले एक झलक देखिए। ममता बनर्जी केवल घुसपैठिए मुसलमानों को बचाने में, वोट बैंक बनाने में धरना दे रही है। On the eve of election, ECI should recommend President's rule in Bengal. अरे मुख्यमंत्री को हाईजैक कर लिया गया है। भारत देश के इतिहास में पहली बार हाईजैक किया गया है मुख्यमंत्री को। आज तक उनकी इच्छा के खिलाफ कोई उनसे निर्णय नहीं करा सकता।
पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस के अचानक इस्तीफे से राज्य में चुनाव से पहले राष्ट्रपति शासन की अटकलें तेज हो गई। खुद ममता बनर्जी की पार्टी के नेताओं ने राज्यपाल के इस्तीफे को चुनाव से जोड़ दिया। आरोप लगाया कि यह चुनाव से पहले बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के प्लान का हिस्सा हो सकता है ताकि चुनावों में राजनीतिक फायदा मिल सके। इसके बाद बंगाल में राष्ट्रपति शासन को लेकर कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई। कहा जाने लगा कि बंगाल में एसआईआर के बाद फाइनल लिस्ट तो जारी हो गई है, लेकिन अब भी करीब 60 लाख वोटर्स के वेरिफिकेशन की प्रोसेस पूरी नहीं हो पाई। इन्हें अंडर एडजुडिकेशन कैटेगरी में डाला गया है और ऐसे 60 लाख वोटर्स से अभी करीब 6,15,000 वोटर्स का ही वेरिफिकेशन हो पाया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर इस काम को पूरा करने के लिए पड़ोसी राज्यों ओडिशा और झारखंड से न्यायिक अधिकारियों की तैनाती की गई। अनुमान के मुताबिक इस तैनाती के बाद भी बाकी बचे 54 लाख वोटर्स के दस्तावेजों के वेरिफिकेशन में लंबा समय लग सकता है और अगर 7 मई तक भी यह काम पूरा नहीं हो पाया तो बंगाल में संवैधानिक संकट पैदा हो सकता है, क्योंकि 7 मई को मौजूदा सरकार का कार्यकाल खत्म हो रहा है। ऐसे में संविधान के जानकारों का मानना है कि अगर 7 मई तक भी एसआईआर का काम पूरा नहीं हुआ तो उस स्थिति में राष्ट्रपति शासन लागू करने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा। वहीं बीजेपी ने बंगाल में राष्ट्रपति शासन की अटकलों के लिए टीएमसी को जिम्मेदार बताया। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर रहे और बालूरघाट से बीजेपी विधायक अशोक लाहिड़ी ने कहा कि बीजेपी को चुनाव से पहले बंगाल में आर्टिकल 356 लागू करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। बीजेपी चाहती है कि एसआईआर की प्रोसेस पूरी होने के बाद और वोटर लिस्ट फाइनल होने के बाद चुनाव समय पर हो। आगे लाहिड़ी ने कहा, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ही खुद एसआईआर प्रोसेस को रोकने के लिए रुकावटें पैदा कर रही हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि इससे घुसपैठियों को हटा दिया जाएगा जो उनका वोट बैंक है। अशोक लाहिड़ी ने यह भी कहा कि ममता बनर्जी राष्ट्रपति शासन का मुद्दा उठाकर सारी जिम्मेदारी बीजेपी पर डालना चाहती है। इसी बीच बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी का पुराना बयान वायरल हो रहा है। ये पिछले साल अप्रैल का बयान है जिसमें शुवेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि चुनाव आयोग को चुनाव से पहले बंगाल में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करनी चाहिए। लोग अब वो बयान वायरल कर रहे हैं। विदाउट प्रेसिडेंट रूल बंगाल में चुनाव अच्छा तरीके से डेमोक्रेटिक वे से ट्रांसपेरेंसी से नहीं हो सकता। जहां हिंदू 50% से कम है उस बूथ में ये लोग हिंदू को वोट डालने नहीं देगा। इसलिए ऑन द ईव ऑफ इलेक्शन ECI should recommend president's rule in Bengal. It's not my demand, everyone demand. बंगाल में राष्ट्रपति शासन के अटकलों के बीच बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव नई थ्योरी ले आए। पप्पू यादव ने कहा कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू कर बिहार विधानसभा से प्रस्ताव पारित कराकर सीमांचल और मालदा, मुर्शिदाबाद, रायगंज, दिनाजपुर आदि जिलों को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बनाने का खेल बीजेपी करने वाली है। नीतीश जी को हटाने और लेफ्टिनेंट गवर्नर को राज्यपाल लाने के पीछे ये खेल है। बंगाल में राष्ट्रपति शासन को लेकर जो चर्चा चल रही है उसके बीच ही ममता बनर्जी ने एसआईआर के मुद्दे पर आज आर पार की लड़ाई छेड़ दी। ममता बनर्जी इस मुद्दे पर धरने पर बैठ गई। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि एसआईआर प्रोसेस के बाद भी वोटर लिस्ट से मनमाने तरीके से नाम हटाए जा रहे हैं। बीजेपी और चुनाव आयोग बंगाली वोटर्स को वोट देने से रोकने की साजिश कर रहे हैं और वो इस साजिश का पर्दाफाश करेंगे। आगे ममता बनर्जी ने कहा कि एसआईआर के बाद जारी की गई लिस्ट में कई वोटर्स को गलत तरीके से मृत घोषित किया गया। ममता बनर्जी का दावा है कि ऐसे 22 वोटर्स के परिवार उनके धरने में शामिल हैं और बाकी परिवारों को भी वो धरने में लेकर आएंगे। बीजेपी ममता बनर्जी के धरने को बंगाल के घुसपैठियों को बचाने की कोशिश बता रही है। गिरिराज सिंह को सुनिए। ममता बनर्जी केवल घुसपैठिए मुसलमानों को बचाने में, वोट बैंक बनाने में धरना दे रही है। हमारे गांव की कहावत है, उल्टे चोर कोतवाल को डांटे। ये चोरी और सीना जोड़ी, शर्म आनी चाहिए ममता बनर्जी को। देखिए, बंगाल में तो भयंकर बवाल मचाई है, बिहार में भी गजब की पॉलिटिक्स चल रही है। एक दिन पहले राज्यसभा चुनाव के लिए नॉमिनेशन करवाने के बाद आज बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने अपने पार्टी के विधायकों के साथ बैठक की। पटना में सीएम आवास पर इस बैठक में मौजूद जेडीयू के कई विधायकों ने नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के फैसले का विरोध किया। नीतीश कुमार ने विरोध करने वाले विधायकों को समझाया, कहा कि भाई वो सब देखते रहेंगे और इस बैठक में नीतीश कुमार के बेटे निशांत की जेडीयू में एंट्री पर सहमति बन गई। वो 8 मार्च को पार्टी की सदस्यता ले सकते हैं।
यानी नीतीश कुमार के रुख से साफ है कि अब वो ज्यादा दिनों तक बिहार के सीएम नहीं रहने वाले। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि बिहार का अगला सीएम कौन होगा और किस पार्टी से होगा। अब वो फैसला जो है वो जल्दी ही होगा, क्योंकि उसको लेकर फॉर्मूला बताया जा रहा है कि बन गया है। बीजेपी का मुख्यमंत्री और जेडीयू से डिप्टी सीएम जो है वो हो सकता है, और दोनों के मंत्रालय वगैरह जो है वो कितने होंगे ये भी डिसाइड हो गया है।